नमस्कार, मैं हूँ अंशुमान त्रिपाठी। आज नमस्कार। चौपाल चर नमस्कार। आज चौपाल चर्चा में हमारे साथ हैं श्री गुरमोहन प्रीत सिंह जी, जो सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन और दिल्ली के चारों पांचों बॉर्डर पर जो चल रहे किसान आंदोलन है, उसको थिंक टैंक के सदस्य के रूप में शक्ति प्रदान करते हैं, उनको बौद्धिक सहयोग प्रदान करते हैं और वहां पर रहकर न सिर्फ सारे बुद्धिजीवियों के साथ तालमेल करना, तो मीडिया संबंधी समन्वय का काम करना, इसके अतिरिक्त एक लाइब्रेरी का भी उन्होंने निर्माण किया है। अपने साथियों के साथ वो लाइब्रेरी चला रहे हैं। लेकिन इस मौके पर ज्यादा मौजू है, ज्यादा जरूरी ये बताना है कि गुरुमोहन प्रीत सिंह पंजाब विश्वविद्यालय के मानवाधिकार के छात्र हैं और गुरुमोहन प्रीत सिंह जी ने हरियाणा में हरियाणा पुलिस के द्वारा तो किसानों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया था, वाटर कैनन चलाया था, उसके खिलाफ अपने 34 साथियों के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एस ए बोबड़े साहब को एक खुला पत्र लिखा था, जिसको अदालत ने संज्ञान लिया और उस पर सुनवाई के लिए कहा। तो इन सारे मसलों पर आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी, जिसको लेकर के किसान आंदोलन के समर्थक और नेता बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उनको बहुत ज्यादा तसल्ली नहीं मिल पाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रखा है उन्होंने और उनको धन्यवाद कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चारों सदस्य जो कमेटी के बनाए गए, ये खुल करके किसान कानूनों का समर्थन कर चुके हैं अपने अपने लेखों में, अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसी स्थिति में लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का दबाव है कि किसान आंदोलन के नेता उनके पास जाएं, कमेटी के सामने अपनी बात रखें। तो ये स्थिति कैसी खड़ी हो गई कि जब हमें लगा कि कानून के विद्यार्थी गुरुमोहन प्रीत सिंह जो वहां पर हर पल उस दर्द को जी रहे हैं, जो उस ठंड को, उस ठिठुरन को, उस खून को जमा देने वाली जो ठंडक है इस सरकार के दिलो दिमाग में बैठी हुई है, उसको महसूस कर रहे हैं। उस जिसको कहते हैं, जिसको एक तरीके से वो निष्ठुरता के रूप में भी देख रहे होंगे। तो उन वहां पे आंदोलन के एहसास को लेके, उनकी रणनीति को लेकर के आज गुरुमोहन जी से बात करेंगे। गुरुमोहन जी हेल्थ फ्रीक भी है, मैंने इनके वीडियोस देखे, बड़ा अच्छा लगा भाई। और गुरुमोहन जी मतलब शस्त्र शास्त्र दोनों में पारंगत नजर आते हैं, लेकिन इस आंदोलन को कैसे मदद कर रहे हैं, तो आज हम गुरुमोहन जी से बात करेंगे। तो गुरुमोहन जी नमस्कार, आपका चौपाल चर्चा में स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि सिंधु बॉर्डर कब पहुंचे आप? जी, सबसे पहले तो 26-27 नवंबर की रात हम वहीं पर थे। और ऐसा था कि लॉ किए मुझे टाइम हो गया था। मैंने उसके बाद ह्यूमन राइट्स की मास्टर्स परस्यू की थी, जिसका कि अभी मेरा फाइनल ईयर है। तो ऐसा था कि मेरी बहन है, उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी अभी। तो जैसे हमने देखे ये हालात, मतलब हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे टीवी पे देख के। जख्म ही जख्म दिखाई दे रहे थे, तो हम वहां पे जाना चाहते थे कि बीइंग अ फील्ड वर्क कि पढ़ाई इसी चीज की कर रहे हैं और वैसे भी एक सोच है कि इस जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। बहुत खूब। और जब वहां पे जाके देखा तो हम और ज्यादा आहत हो गए, क्योंकि वो चीजें हमारे आगे पीछे एज अ फ्लैशेस घूम रही थी कि कैसे हमारे बुजुर्गों के जख्म दिखाई दे जा रहे थे और हमारी माताएं थी और वो माताएं वहां पे हक लेने के लिए थी गई हुई, और वो शांतमय तरीके से गई हुई थी और उनको दिहाड़ी वाला बताया जा रहा था कि 100 रुपए की दिहाड़ी। तो आप देखिए कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम हर तरीके से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी एक अंदर से ताकत है कि अन्याय हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। और फिर हमने एक खुला पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और उनके ब्रदर जजेस को, और उस पत्र को हमने एक बेयर जो भारतीय नागरिक होता है, जो चाहता है कि देश में अमन शांति हो, जो चाहता है कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, जो खूबसूरती है जिसमें सर्वधर्म संपन्न है, जो वासुदेव कुटुंबकम की सोच है, वो सब दिखाई दे और सारे रंग, खूबसूरत रंग एक जगह पर आके जो एक भारत का, जो भारत महाद्वीप कहा जाता था,
जिसमें सारे खूबसूरत संप्रदाय, संस्थाएं, जाति, धर्म सब कुछ, यहाँ पे एक खूबसूरत समाज है जिसके कई रंग हैं, उसको किसी एक रंग में ढालने की कोशिश की जा रही है। तो हमने ये सारी चीजें दिखाई सुप्रीम कोर्ट को, एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से दिखाने की कोशिश की, क्योंकि हम आहत थे कि सुप्रीम कोर्ट किसी बर्डन के कारण ये चीजें नहीं सुन पा रहा, या किसी मीडिया चैनल जो एक सोशल फैब्रिक को इस वक्त तार तार करने पर लगे हुए हैं, जो बस यही कुछ और ही दिखाई जा रहे हैं जो देश में असल में दिखाना चाहिए। देश के डेमोक्रेसी में एक चौथा पिलर है मीडिया, जो हम उनसे उम्मीद करते थे, जो वो नहीं दिखा पा रहे। तो हम इन सब चीजों से आहत थे। तो हमारे बुजुर्गों के मुंह के ऊपर जो जख्म थे, जो वहां पे गए हैं, किस कारण गए हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, और आज की दौर में इन ताकतों ने डेमोक्रेसी का मतलब क्या बना के रख दिया, हम ये सब दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो गुरमोहन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल की लोहड़ी आपने किस रूप में मनाई, और वो पहली बार ये कानून की प्रतियां जला करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? एक तरीके से ये कानून की अवहेलना भी तो कही जा सकती है, जैसा सरकार और देखिए सरकार देखिए ये चीज कानून की अवहेलना कही जा सकती है, लेकिन ये चीज कानून की अवहेलना नहीं है। इसके आपको, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अगर आप हमारे इतिहास में जाकर देखें, तो ऐसा कुछ ही तो महात्मा ने किया था ना साउथ अफ्रीका में। जब वो कह रहे थे, जब नेशनल कांग्रेस में जो कुछ हुआ है वहां पे हुआ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, वी आर शोइंग अवर रिजेंटमेंट कि हम बहुत आहत हैं, हमारे 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये लोहड़ी जो पंजाब में दुल्ला भट्टी का प्रतीक है, उस वक्त के ऊपर अकबर की सरकार बहुत जालिम थी, और दुल्ला भट्टी जिसका प्रतीक है लोहड़ी त्योहार, जो जिसको हम रॉबिन हुड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पंजाब का रॉबिन हुड, जो अमीरों से लेके गरीबों की मदद करता था। हम किसान जो दुल्ला भट्टी के वंशज हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि किसी गरीब का हक रखना नहीं, और जो कोई अमीर किसी को दबोच रहा है उसको नाजायज लोगों के साथ करने नहीं देनी। लोहड़ी उस चीज का प्रतीक है। आप कहते भी हो कि सुंदर मुंदर ये हो तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ले ने धी व्याई, शेर शक्कर पाई, कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। तो ये सारा कुछ है जो जिम्मेवारियां है, ये जिम्मेवारी का काम है। और तो आप देखिए इन बिल्स के साथ मध्य वर्ग की जो जिंदगी है बहुत ज्यादा कठिन होने वाली है। आप शॉपिंग मॉल में जाओ, आपको छल्ली मिलती है वहां पे 150 रुपए की, 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक छल्ली है। वही छल्ली आप किसान से खा सकते हो सारी 5 से लेकर 15 रुपए में। अरे फ्री में खिला देते हैं किसान तो, फ्री में खिला देते हैं जी किसान तो। जी। तो खैर, मैं यहाँ पर आपको, लेकिन ये मध्य वर्ग की बात कही, लेकिन हम मध्य वर्ग के लोग तो कुछ अलग ढंग के हैं। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि जहाँ पे नागरिक अधिकारों के आप छात्र रहे हैं, तो जहाँ एक तरफ किसानों का अधिकार को लेकर के आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पहली बार न्यायपालिका को जगाने का काम किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले वक्तव्य में विपक्ष के बहाने से आंदोलनकारियों को, कि आंदोलनकारियों को विपक्ष भड़का रहा है और इस तरह दिल्ली के नागरिकों को तकलीफ दी जा रही है। तो यहाँ पर तो दिल्ली के नागरिकों का अधिकार और वहां किसानों के नागरिक अधिकार बनाम, मतलब ये जो मामला है, तो इसमें इसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आप कर चुके हैं। देखिए तो देखिए जी, दिल्ली के लोग तो खुशी बहुत है यहाँ पे आके। आपको इस चीज का सबूत दिल्ली के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से मिल जाएगा। वो यहाँ पे आते हैं, आके सेल्फीज खींच के लेके जाते हैं, और सारे कल्चर्स देखते हैं कि हिंदू भाईचारा, सिख भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा, यहाँ तक कि जो क्रिश्चियंस भी हैं, जो एथीस्ट भी हैं, सारे एक मंच पर अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं और शांतमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो दिल्ली के रैग पिकर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कूड़ा कचरा उठाने वाले, वो भी दुआएं दे के जा रहे हैं, वो बोतलें उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा 3 टाइम का पेट भर गया।
और वो दुआएं दे रहे हैं और वो कह रहे हैं किसान जीतेंगे, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो हारेंगे। किसानों ने बनाया ना उनको भी, उनको तो ये दर्द समझ में आना चाहिए ना किसानों का। कौन है वो एक पद पर बैठे हैं, वो एक पद पर बैठे हैं और टेम्परेरी शख्स है। पद पद है जो वो सदा के लिए है, वो सदा के लिए नहीं है। और इतने जो कत्ल हो चुके हैं यहाँ पे, ये किसी ने, कांग्रेस ने किए या किसी और पार्टी ने किए या ये कोई सेपरेटिस्ट है, हमें तो राजनीति वालों को यहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। यहाँ पे राजनीति करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो चाहे कांग्रेस है, चाहे वो भाजपा है, या वो कोई और पार्टी है। यहाँ पर तो एक बैनर के नीचे किसान बैठे हैं, या कोई और एक्टिविस्ट ग्रुप आया, वो भी किसानों के लिए आया, डॉक्टर्स फॉर फार्मर्स, लायर्स फॉर फार्मर्स, स्टूडेंट्स फॉर फार्मर्स। तो किसानी है, जो जय जवान जय किसान कहते थे, ये उस किसानी का प्रतीक जो यहाँ पे बैठी है, जो आहत हो रही है, जो मर जा रहे हैं, जिनको मरना नहीं चाहिए, वो बैठे हैं यहाँ पे। तो और वो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं। तो गुरुमोहन जी, जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है। इसकी जिम्मेदारी, इसके लिए आज एक आदमी, एक वर्कर मर जाता है या एक कोई मामला होता है तो इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस मांगा जाता है ना। आज किसान लोग अपनी जायज मांग के लिए वहां पर इस तरीके से शहीद हो रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया आप लोग अपनाएंगे या आप अपनाने की जरूरत, या कोई आपको लगता है कि कानून में किसी तरीके का उनके परिवारों को मुआवजा, राहत और वो संवेदना मिलने की उम्मीद है आपको? जी, मैं जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, हमने अपनी लेटर में सीधा सीधा लिखा है कि वी स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स डोंट कंसिडर दिस अ नेचुरल डेथ। और हमने उसमें एक बुजुर्ग किसान की, डिसीज्ड किसान की पिक्चर अटैच की है, मुर्दा किसान की, एक जो जिंदा नहीं रहा, उसकी हमने तस्वीर के नीचे सीधा सीधा लिखा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो जब अब कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी तो हम ये वहां पे सीधा सीधा साबित करेंगे कि ये, अगर ये जो अभी सरकमस्टेंसेस है, अगर ये सरकार क्रिएट ना करती तो ये लोग अपने घर में बैठे होते, आराम से बैठे होते, सर्दी का मौसम है जैसे आपने पहले बताया, कंबलों में बैठे होते, अपना कोई काम कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, ये ऐसे सड़कों पे मर ना जाते। ये सारी की सारी सिचुएशन अराइज हुई है सरकार के एक तरीके से, जो ये काले कानून लाए हैं, लोगों के ऊपर बुलडोज करके चढ़ाए गए हैं, ये एक थर्ड रूट एंट्री से कहां से अंदर आए हैं, इसके ऊपर प्रॉपर जजेस की स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऐसे बुलडोज करके अपने लोगों के ऊपर लॉज नहीं चढ़ा सकती। डेमोक्रेसी जो होती है ना हमारी, उसमें लोगों की विल, लोगों की जो विल है वो सबसे ऊपर होती है, सुप्रीम होती है। यहाँ पर जो लोगों की विल है उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आप देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने कैसे खड्डे लगा दिए सरकार ने सड़क पे। हरियाणा गवर्नमेंट स्टेट है और स्टेट ही अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से वेंडलाइज करने पर लगी हुई है। अब बताओ जो किसान आ रहे थे वो कौन थे? वो कोई एलियन एनिमी थे? हम अगर पाकिस्तान की तरफ जाए पंजाब से तो हमें इतने इतने बड़े खड्डे दिखते हैं, ड्रेंचेस दिखते हैं, कांटों वाली तारें दिखती हैं। वहां पर तो हम मान लेंगे कि चलिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, एलियन एनिमी है, ठीक है, हमने ये खड्डे डाल दिए, लेकिन ये तो अपने किसान थे और ये तो सबको खाना खिलाने वाले थे। गुरुमोहन जी, यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी हो गई है कि जिस तरीके से राजनीति किसान आंदोलनकारियों को देशद्रोही, खालिस्तानी ये सब बता रही है, ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला ऐसे मुकाम पे पहुंचा है जहां आप लोगों के न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को लेके एक अग्नि परीक्षा की हालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की है जिसको आपका आंदोलन स्वीकार नहीं कर रहा है, तो क्या इसे न्यायपालिका की, न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाएगी और इससे आपका पक्ष कमजोर नहीं होगा? इससे पहले अवमानना करने वाले तो बीजेपी के लीडर खुद हैं। आप देखिए सुरजीत जियानी की एक स्टेटमेंट आ रही है
ज्ञानी जी कह रहे हैं कि किसानों की नीयत नहीं है, जीत तो हमारी होगी। अब आप बताओ, आप 8 राउंड ऑफ टॉक्स में किसान लीडरों के साथ एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, और जब डिस्कशन होती है तो जीत हार नहीं होती, समझौते किए जाते हैं। हाँ, संवाद होता है, संवाद होता है। और जिन लोगों ने बिठाया है कुर्सियों के ऊपर, उनके प्रति एक आदर भाव होना चाहिए। आप कहते हैं ना कि एक ओप्रेसर है और एक ओप्रेस्ड है, एक ने पॉलिसी बनाई है, एक के कारण लोग मर रहे हैं, और आप उन लोगों को बोल रहे हो कि जीत तो हमारी होगी। सबसे पहले सबसे बड़े कंटेम्प्ट तो इन लोगों के ऊपर आने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार माना है कि आर्टिकल 19 है, जो राइट टू रिजेंटमेंट है, एक्सप्रेशन है, वो फंडामेंटल राइट है। पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीसफुली होना चाहिए। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर स्टेटमेंट है कि दिस कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन राइट टू प्रोटेस्ट as it is a fundamental right. Agitation should be allowed to continue without impediment. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को इतना तो पता चल चुका है कि वो शांतमय तरीके से लगे हुए हैं। उनके कारण भारत की एकता और अखंडता को कोई किसी किस्म की हानि नहीं है। वो भारत के अपने ही लोग हैं, अपने हकों के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और वो भारत को उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि ये प्रेम सरकार वाले दिखा रहे हैं। उससे ज्यादा प्रेम करते हैं किसान भारत को। गुरुमोहन भाई, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पर एक चीज मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा। हाँ जी जी जी, मैं इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा। यहाँ पे कंटेम्प्ट तो फिर उनके ऊपर ठुकना चाहिए जो टीयर गैस सेल छोड़ रहे हैं शाहजहांपुर के ऊपर एक्सपायरी डेट के टीयर शेल। मतलब यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू मर्डर योर ओन सिटीजन। आप अपने देशवासियों के गले घोटने चाहते हो। जब कोर्ट ने कह दिया है कि विदाउट इम्पीडिमेंट, तो इससे पहले जो हरियाणा पुलिस की कार्रवाई हुई है, हरियाणा सरकार के कहने पे हुई है, जो टीयर गैस सेल छोड़े गए हैं, जो लाठियां हैं, तो क्या वो इम्पीडिमेंट नहीं है? वो अवमानना है ना कोर्ट की। लेकिन यहाँ पर एक चीज गुरुमोहन भाई, जो हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है तार्किक दृष्टि से, कानूनी लिहाज से, कि सुप्रीम कोर्ट का शुरू से रवैया ये रहा है कि अदालत ये चाहती है कि इस मामले की मध्यस्थता हो और सरकार और किसानों के बीच में संवाद बने। लेकिन इसके लिए आंदोलनकारी तैयार नहीं हुए। आंदोलनकारियों से सरकार अलग से बात कर रही थी, 8 राउंड की बातचीत, लेकिन शायद लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी नहीं गई या नहीं दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी उस बात को लेके और उस समिति को बनाने के लिए, भाई समिति जिन मुद्दों पर बात करेगी उन मुद्दों पे 8 दौर की बातचीत तो आपकी सीधे सरकार से हुई। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का दबाव है कि आपको समिति के सामने आना होगा। इस पर आपका और आंदोलन का क्या रवैया होगा? जी, आंदोलन वालों के मन में एक सवाल है, और जो सवाल मैं समझता हूं कि उस सवाल का जवाब हम तो प्रेयर ही कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से देने को। वो सवाल ये है कि 4 के 4 चेहरे जो जुड़े हुए हैं वो सारे प्रो फार्म लॉज हैं। उन सब की इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड स्टेटमेंट्स हैं जो कि इन कानूनों के समर्थन में है। तो कानून की एक सीधी सी बात होती है, वो है कि इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी मिसिंग है एज पर लीगल प्रिंसिपल। और दूसरा लॉ का प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस। यहाँ पर नेचुरल जस्टिस भी मिलता है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब बहुत अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की सेवा की है। हम डॉक्टर कौशिक बासु की बात कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उन्होंने पीछे ट्वीट किया था और डर जताया था कि ये जो फार्म लॉज है ये फार्मर्स के फेवर में नहीं है। उसके अलावा 10 और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पत्र लिखा था। उन 10 अर्थशास्त्रियों ने पत्र लिखा था और उन्होंने भी यही लिखा था कि ये फार्म लॉज किसानों के फेवर में नहीं है। तो हम सोचते हैं इट्स अवर राइट टू, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन हम सोचते हैं कि यहाँ पे टीम, या तो वो लीडर सोच रहे हैं कि सारे के सारे प्रो फार्म लॉज है,
या फिर जो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं जो थ्रेटन कर रहे हैं किसान लीडर्स को, जो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखा रहे हैं कि जीत तो हमारी होगी, जो कभी सिखों के गुरु साहब के जफरनामे को इधर इनके साहब के उसके साथ कानूनों के साथ मिला रहे हैं। 295 है कि कानूनी झेलना है, जो आईपीसी की दफा लगती है उनके ऊपर, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो हम तो फिर शांतमय तरीके से बैठे हैं। हमने जब वहां पे कह दिया कि हम शांतमय तरीके से बैठे हैं हर सफल सहयोग करने को, लेकिन वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना। तो गुरमोहन भाई, क्या हमको अदालत में पार्टी बन करके नहीं जाना चाहिए था? आपका क्या मानना है, आंदोलन की तरफ से क्या जी पार्टी जी बन करके? इस बारे में मैं सोचता हूँ कि अभी मेरी दाढ़ी काली है, अभी मेरी उम्र कम है। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सफेद दाढ़ियों वाले, जिनके 30-30 साल के मेरी उम्र से ज्यादा तजुर्बे हो गए, जिनको अपनी सारी जिंदगी इधर लगाते हो गई, वो बैठे हैं। आप उनसे बात करो, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। बड़े दिल से प्यार वाले लोग हैं, लंगर छकाएंगे। हम तो इस बात से आहत हो गए कि हम लोग अपनी सिर्फ आवाज लेके जा रहे हैं अपनी सरकार के पास, और हमारी अपनी सरकार ही हमारा कत्लेआम कर रही है। हम तो इस बात पे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और अभी हमारी लेटर जब भी लिस्ट होगी हमारी पिटीशन, तो हम दोबारा फिर यही सवाल करेंगे कि वो चीज रुक क्यों नहीं रही है, क्योंकि कोर्ट ने भी डर जताया है। आपको मैं कोर्ट की स्टेटमेंट बताता हूँ, आपको मैं प्रॉपर कोर्ट की स्टेटमेंट बताता हूँ। कोर्ट ने कहा है कि स्टे अंटिल फर्दर ऑर्डर। उनको ये कहना पड़ा, वी मे नॉट स्टिफल अ पीसफुल प्रोटेस्ट, वी थिंक दैट दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ स्टे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फार्म लॉज विल बी प्रिजर्व्ड एज एन अचीवमेंट ऑफ द पर्पज ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब कोर्ट को भी कुछ लग रहा है ना कि ये लोग कुछ न्याय मांगने आए हैं, जो वहां पे पर्पज है। पर्पज किसका होता है? किसी दिशा निर्देश का होता है ना। मतलब कोर्ट भी मान रहा है ना कि ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और दूसरी बात है, कोर्ट ने, ये तो आपके धीरज की परीक्षा हो जाएगी गुरुमोहन जी। कोर्ट ने स्टे की बात कही है, स्टे का मतलब कल को जब आंदोलन आप लोगों का उठ जाएगा, अदालत की सुनवाई पता नहीं कब तक चलेगी, तो उसके बाद वो रीइंस्टेट भी तो किया जा सकता है। स्टे समाधान भी नहीं है, तो वही मंशा है सरकार की भी है कुल मिलाकर के कि फिलहाल रोक देते हैं। वही तो डर है ना जी। आप देखो, जिस कानून के ऊपर स्टे हो गया, हम उस कानून को प्रॉपरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के स्ट्रक डाउन करवाना चाहते। लेकिन इसमें यहाँ पर गुरुमोहन भाई हमको थोड़ा सा लॉजिकली और कानून के हिसाब से चलना होगा। जब उसकी मेरिट पर डिस्कशन होगा, उसके बाद ही आप उसको स्ट्रक डाउन करवा पाएंगे ना। अभी कानूनों के मेरिट पे तो चर्चा नहीं हो पाई। अभी तो प्रमा फेसाई मौजूदा हालात को देखते हुए, एक सोशल फैब्रिक को की रक्षा करते हुए, किसानों के अधिकारों और उनके आंदोलन के अधिकारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो ये बताइए, ये लड़ाई तो आपको लगता है कब तक चलेगी और कब तक आप इसको खींच पाएंगे? ये बहुत बड़े जज्बे का मामला है। सर, सबसे पहले जैसे आपने मेरिट की बात की, तो मैं मेरिट पे बता देना चाहूँ कि 8 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक फटकार लगाई है कि आई एम हार्डली डिसअपॉइंटेड बाय द वे द नेगोशिएशंस आर कैरिड ऑन। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सरकार को पूछा है, सम पीपल हैव कमिटेड सुसाइड, ओल्ड पीपल एंड वीमेन आर पार्ट ऑफ एजिटेशन, व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नॉट अ सिंगल प्ली हैज बीन फाइल्ड दैट हैज सेड द फार्म लॉज आर गुड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी ऐसी प्ली फाइल नहीं हुई है जो कह पाए कि ये कानून अच्छे हैं। और मैं समझता हूं जिस पद के ऊपर न्यायाधीश हैं, जिस पद के ऊपर सरकार के लोग बैठे हैं, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू हैव टू टेल अस वेदर यू विल स्टे द फार्म एक्ट्स और वी डू इट। हम ऐसा कब करते हैं कि आप बंद करोगे या हम करें? हम ऐसा कब करते हैं? और उसके बाद आपको आगे ऑर्डर्स पता होगा, RM लोधा जी को इस पैनल को हेड करने के लिए कहा। हाँ, हाँ। ये हमारी आगे के नैरेटिव्स हैं।
ये आगे की मैनिफेस्टेशंस हैं, उन्होंने, उनके पर्सनल कारण होंगे, हम उन पे सवाल उठाने वाले कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पैनल को हेड नहीं किया। और उन्होंने कहा कि पास ऑर्डर्स इन पास, कुछ पार्ट्स में होगी नेगोशिएशन। ये हमारे तो इम्तिहान की घड़ी इससे बड़ी क्या होगी जी। हमें कुछ आदमी जो जिंदा थे, जो जीते थे, जागते थे, हंसते थे, खेलते थे, आज वो नहीं है। मुझे किसी बहन का फोन आता है सड़क पे, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मेरे आसपास गाड़ियां चल रही हैं, एकदम से मुझे फोन आता है, 2-3 फोन आते हैं, मैं रुक जाता हूँ, नया नंबर है, मैं फोन उठाता हूँ, वो कहती है गुरमोहन भैया, पंजाबी में बोलती है, वीरे गुरमोहन वीरा बोलते हैं तू? मैं कहता हूँ हाँ जी। कहती है वीरे मैं तुझे रखड़ी बांधू या तू मेरा वैसे भाई बन जाएगा, मेरे बाप को इंसाफ दिलवा देना। मैं सड़क पे रुक जाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि नीचे जमीन है ऊपर आसमान है, मैं सुन्न हो जाता हूँ वहां। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, लॉजिक और पीपल्स विल और इमोशन और फैक्ट सब कुछ साथ में है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस है जिससे लॉ का बेस आया है, वो इन थियरीज पे ही तो बनी है। कोई नेचुरल थियरी है, कोई यूटिलिटेरियन थियरी है, तो थियरीज ही तो है सारी। कॉमन लॉ क्यों बना था? मनुष्य की दुर्दशा को सुधारने के लिए बना था ना। तो आज हम एक जंगल स्टेट में चल रहे हैं, जहाँ पे लोग सिर्फ मर रहे हैं, और इतनी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कोई लीडर बोलता है हरियाणा का, जैसे अगर झोटा बेकाबू हो जाए तो पानी तो डालना पड़ता है। मतलब जो टेम्ड वे से सारे देश को खाना खिला रहे हैं, आप उनको एक बल्क समझ रहे हो, एक बैल समझ रहे हो, एक सांड के साथ आप उनको कंपेयर कर रहे हो। तो ये इस लेवल की सेंसिटिविटी के ऊपर जब एक्शन आएगा, किसान आगू ने समर्थन किया सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि शुक्र जताया कि हमारे दर्द का अभ्यास है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब जो रात को मैं आज फंक्शन देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था मैं, एक जी टीवी के ऊपर एक वीडियो आ रही थी, उसमें वो कह रहे थे हमारे जवान पुत्र सरहद पर है और हम यहाँ पे अपने हकों के लिए खड़े हैं, और वो कह रहे थे मुर्दाबाद। आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं किसको मुर्दाबाद कह रही थी। और इस वीडियो को जी टीवी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरफ से दिखा रहा था। अब मैंने ये चीज लेटर में लिखी है, उस बाप का दर्द बयान किया है जिसका 22 साल का पुत्र सरहद पे शहीद हो गया, और उसको खालिस्तानी कैसे बोल सकते हो आप? जिसका पुत्र नहीं रहा, भारत की सरहद के लिए नहीं रहा, जिसको देश प्रेम आपसे कहीं ज्यादा ही आता है, आप कैसे उसके माथे पे खालिस्तानी या कुछ और लिख देते हो? ये तो ऐसी बात हो गई ना जी। मैं तो ये कहूंगा जी, ये तो ऐसी बात होगी ना, आप खुद उनको थाली में परोस के दे रहे हो कोई अलग देश की थियरी, जो नहीं भी जाना चाहता, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है, आप चैनल्स पे चला रहे हो ये सारा कुछ। इनकी सेंसरशिप राइट्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, कितना जहर परोस रहे हैं ये लोगों के आगे। ये तो अभी सिखों के खिलाफ मामला हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे गैर संवेदनशील, गैर जिम्मेदार चैनल हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ। देखिए जी, ये अकेला सिखों के खिलाफ नहीं है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, कभी ये दलित के खिलाफ हो जाता है, कभी कभी ये विमेन के खिलाफ हो जाता है, कभी ये अनारीवादी हो जाते हैं। ये सोशल फैब्रिक को पूरा टॉर्मेंट कर रहे हैं। ये किसी एक को नहीं झेलना पड़ रहा है, ये सबको झेलना पड़ रहा है, और ये झेलना नहीं चाहिए। और सोशल फैब्रिक जो भारत की रिप्रेजेंटेशन है, इनके ऊपर तो केस चलना चाहिए कि ये नेशनल इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को खराब कर रहे हैं। और हमारे तकरीबन हर कानून में एक्सेप्शन है पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी की, और ये मीडिया चैनल वाले इन एक्सेप्शंस को ब्रेक कर रहे हैं। तो इस पर भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी जो मेरी चिंता है, जो आपकी भी चिंता और हम सबकी चिंता है, कि ये जो डेडलॉक खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट अपेक्षा कर रहा है कि आप लोग जाकर के उसके सामने बात रखेंगे।
आप मानवाधिकार के स्नातक हैं और वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और लॉ के स्नातक हैं। तो आप इस बात को बताइए कि ऐसे में हम अपना प्रतिनिधि भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखना चाहते, तो कैसे हम ये बात रख पाएँगे? दुष्यंत दवे जी भी आखिरी दिन वहाँ पर हाज़िर नहीं हुए, आपके चारों वकील हाज़िर नहीं हुए जो आपका कहीं न कहीं समर्थन कर रहे थे, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई। तो क्या कहीं रणनीतिक चूक तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? देखिए, हमको या मतलब हमको यानी आंदोलनकारियों को संवेदना और सहानुभूति के साथ हमको शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस बात का भी ध्यान रखना है कि न्यायपालिका के प्रति हमारी आस्था जो है, वो कहीं खंडित नहीं हो और वहीं न्यायपालिका को भी की भी अग्नि परीक्षा है। कि वो किसानों में उसके प्रति जो आस्था है वो खत्म ना हो। लेकिन ये डेडलॉक को किस तरीके से क्या आप आगे क्या कानूनी कदम होना चाहिए? कब तक ये स्थिति गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्य के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा डर है ना कि जो लोग यहाँ तक आए हैं, जो 8 मीटिंग्स में आए हैं, सरकार ने ऐसा क्या रवैया दिखाया है जो 8 मीटिंग्स तक आके इतने आहत हो चुके हैं कि अब उन्हें एक नाउम्मीदी बरकरार हो हटी है। कुछ तो ऐसा साया छोड़ा है ना सरकार ने। तो वो चीज़ कैसे सही हो सकती थी? अब आप एक चीज़ देखिए, अब मैं नहीं कह रहा, जर्नलिज्म आपके जर्नलिस्ट भाई कह रहे हैं और न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि ऑल 4 मेंबर्स हू हैव बीन अपॉइंटेड टू दिस वेरी कम्युनिटी दिस वेरी कमिटी दे आर प्रो फार्म लॉ और उनकी स्टेटमेंट्स वायरल है। तो ऐसे पे एक जो भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है और उस डर में बीजेपी के सुरजीत जैनी जैसे और लीडर जिनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, वो डर और बढ़ रहा है। और उसके बाद इतनी मौतें हो चुकी है, पुराने खट्टर सरकार ने जो जख्म दिए हैं, वो सारा कहते हैं ना कि भी दूध का जला हुआ है यहाँ, और वो जख्म खत्म लेकिन नहीं होंगे, वो जख्म कभी नहीं जाएंगे। गुरमोहन भाई यहाँ पे खट्टर का आपने नाम लिया, मुख्यमंत्री खट्टर जी का। यहाँ पे एक चीज और आगाह करने वाली है कि जिस तरीके से खट्टर की किसान महापंचायत तथा कथित जो महापंचायत हो रही थी, उसमें जिस तरीके से खलल डाल पड़ा, जिस तरीके से आक्रोश किसानों ने व्यक्त किया, तो कहीं किसान आंदोलनकारी मौका तो नहीं दे रहे सरकार को कि और आपकी छवि खराब हो और बदनामी की जाए और इसी की आड़ में आंदोलनकारियों पर हिंसा का सहारा लिया जाए, उनको रोका जाए, ना फोर्सफुली उनको रोकने की कोशिश। हम इससे बहुत आहत हुए हैं जो बल का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप एक नैरेटिव को समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग शांतमय तरीके से 2-2.5 महीने तक अपने घरों में बैठे रहे, तब उनका कुछ नहीं हुआ। फिर जब वो दिल्ली आना चाहते थे तो उनके ऊपर लाठियां, टीयर गैस शेल और वाटर कैनन सब कुछ शुरू हुआ। तो ये सारा नैरेटिव खराब करने के लिए सीएम खट्टर साहब जिम्मेवार है। और उसके बाद भी वो अपनी, एक होती है ईगो, एक होती है इड, ये इड है उनकी, ये खट्टर साहब की एक इड है कि वो अब भी जिन लोगों ने यहाँ पे बिठाया है उनको एक कीड़े मकोड़े की तरह समझ रहे हैं। और नैरेटिव है, देखिए आप कहीं भी देख लीजिए, अकेला आप यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पर भी आज तक जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, आप अमेरिकन देख लीजिए, रशियन देख लीजिए, फ्रेंच देख लीजिए, जिनसे हमारे संविधान में चैप्टर लिखे हैं, हमारे प्रेम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की एग्जांपल्स दी गई हैं। आप देखिए कि लोगों की यहाँ पे ना तो लाइफ सेफ रही है, जो लोग मानते हैं, जिनके हाथ में आज जो जो लोग ऐसे नहीं थे, जो लोग शांतमय तरीके से बैठे रहे, लेकिन किसी का बाप नहीं रहा, किसी का बच्चा नहीं रहा, तो एक लेवल के ऊपर वो संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड है। और आप साइकोलॉजी पढ़ के देखिए, जब ह्यूमन माइंड पेन से गुजरता है तो वो एक लेवल पे बैलेंस, जैसे मानसिक रोग क्यों आता है। अब आप एक चीज देखिए ना, लाइफ सेफ नहीं है, लिबर्टी सेफ नहीं है, प्रॉपर्टी सेफ नहीं है,
तो एक डर तो जागेगा ना। और जो जो सरकार बनती है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, वो कुछ चंद कैपिटलिस्ट का सहारा दे रही है, और जिसे हम लीगल भाषा में कैपिटल स्टेकहुड बोलते हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं और अ सिस्टम ऑफ कार्टेल बोलते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। इंडिफरेंसेस जो है वो राइज कर रहे हैं, पॉवर्टी रेशियोज बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो गुरुमोहन भाई, ये तो और लंबी उसके लड़ाई हो बाद गई ना, ये तो बड़ी लंबी लड़ाई हो गई ना गुरुमोहन भाई, कि डब्ल्यूटीओ का अलग से दबाव है, सरकार के पास पैसे नहीं है कि वो एमएसपी पे खरीद कर सके, वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, शांता कुमार कमेटी पहले ही बोल चुकी है ना, और बीजेपी वही करना चाहती है। हाँ, ये बात है कि अब अंबानी अडानी अमेजन से टक्कर ले रहे हैं, लिहाजा तुरंत इसको अमल में लाना जरूरी था, इसके अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया, और वो फिर उसको कानूनी शक्ल भी जिस तरीके से दी गई संसद में, वो भी आपके सामने जाहिर है। लेकिन सवाल ये कि इतने बड़े बदलाव के लिए आज यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं तैयार हो पाई, कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, जो भी पूंजीवादी पार्टियों को करना भी नहीं था। तो इसमें ये बदलाव की बात आपको लगता है कि इस आंदोलन से ही होगा? क्योंकि मामला सिर्फ एमएसपी पे खरीद का नहीं है, मामला है कि कुल मिला के कृषि के निजीकरण का, और वो आज नहीं तो कल इस सरकार को अपने कंगाल होने के नाम पर करना है, या डब्ल्यूटीओ के दबाव के वजह से करना है, या डब्ल्यूटीओ का दबाव है, या अंबानी अडानी का दबाव है, ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना चाहूंगा। सर, मैं आपकी इसी बात के ऊपर ये कहूंगा कि अब आप एक चीज देखिए, जो पंजाब के किसान है उनकी एक जनरेशन आज फॉरेन में है, कोई कनाडा में है, कोई यूरोपियन कंट्रीज में है, कोई यूएस में है, और सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, एकेडमिशियन हैं। और आप देखो कि अर्जेंटीना जैसे कंट्री में भी एक सुपर किंग है, पोटैटो किंग कहते हैं उसे, तो आई थिंक ही दैट गाय इज हैविंग, सरदार साहब है वो, आप 35,000 एकड़ की खेती करते हैं वो, 35,000 एकड़ की खेती कर रहे हैं वो अर्जेंटीना में। और ये हमारा कितना ही नहीं है किरसानी, ये हमारा वजूद है, और हम किरसानी को बेहतर समझते हैं। और हमने मोन्सेंटो जैसी मूवमेंट्स को देखा है, हमने ये भी देखा है कि कैसे यूएस में लेस देन 4% फार्मर्स रह चुके हैं, कैसे वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, कैसे जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कैसे एक कॉर्पोरेटिज्म ने उसको बस एक बंतर दे दी है। तो हम जब ये सारी चीजें समझते हैं, और आप देखिए कि उसके बाद किसान की आप जिंदगी की बात करते हैं, तो एमएसपी तो एक बड़ी छोटी सी बात है। हर जगह के ऊपर पॉलिसी पैराडिगम शिफ्ट चाहिए। आप देखिए वीट और राइस आ रहा है, हमारी ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही कि लेज्यूमिनस क्रॉप्स हैं जो प्रोटीन रिच क्रॉप्स हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है बैक्टीरिया की। नेटवर्क शायद बीच में चला गया था, हाँ, थोड़ा चला गया था। हाँ, तो आप बता रहे थे कि मोन्सेंटो वाले आंदोलन की बात कर रहे थे, फिर आप उसके नाइट्रोजन बेस्ड जो बता रहे थे, प्रोटीन वाली। जी। तो मैं कह रहा था कि पॉलिसीज में भी चेंज चाहिए। अब जो वाटर लेवल है पंजाब की लैंड्स का, वो डिप्लीट हो चुका है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण। अब उसमें भी ये क्या करेंगे कि बॉटल गेम खेलेंगे, दिस पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, दैट पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, बट अल्टीमेट एक चीज है, वल्नरेबल तो कौन है? फार्मर है ना। फार्मर नहीं तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं गुरुमोहन भाई, ये तो पूरे, हाँ, ये मेरा ये कहना है कि पूरे कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस तरीके से आप बदलना चाहते हैं, मोदी जी बिल्कुल उसके उलट तरीके से बदलना चाहते हैं। उन्होंने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को कुछ अलग तरीके से समझा है, और वो ट्रस्टी बनाना चाहते हैं कुछ बड़े उद्योगपतियों को भारतीय कृषि की। तो उसमें क्या बुराई, वो पैसे की व्यवस्था वहां से हो जाएगी।
वरना सरकार के पास तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, देखिए पानी का लेवल नीचे चला गया, जमीनें छोटी हो गई, तो अब जमीनें तो दोबारा छीन छीन के दे नहीं पाएंगे, बड़े जो वो हैं पीजेंट हैं वो देंगे नहीं। 67% जो किसान है, बल्कि 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं, तो उनको तो बेचारों को जमीन मिलनी नहीं। तो मोदी जी ने कहा चलो ठीक है, जो सब अंबानी अडानी जी को भेज दीजिए, दूसरे को कर दीजिए, जो फार्मिंग है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए, अरे आप किराए पे दे दीजिए, तो उसमें किस बात का खतरा है। बहुत सा अभी भी चल ही रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत सी चीजों में, और अभी आप लोगों ने तो अभी पेप्सी के साथ भी किया था। तो अब कहाँ पे समस्या आ गई, ये बताइए गुरुमोहन भाई, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आप एक चीज देखो, सबसे पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्म के कुछ फार्मर्स की रोते हुए की वीडियोस वायरल है मीडिया के ऊपर, और काफी मीडिया हाउसेस ने प्रूव किया कि ये ऑथेंटिकेटेड वीडियोस है। तो ऐसे सेटबैक्स हैं। अब देखो, आप कह रहे मुद्दे इसलिए है कि मैं 2018 से फार्मर सुसाइड के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं, मैं कोई आज का नहीं लगा हुआ। तो हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, किसान की आप बात करते हो, किसान का क्या है, वो जमीन को शिकायत नहीं कर सकता, आसमान को वो शिकायत नहीं कर सकता। आसानी से सौखी सी बात है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर हमारा इंडियन एग्रीकल्चर, और आप कह रहे हो कि इकोनॉमिकल पैराडिगम की शिफ्ट की बात है, तो जहां जहां प्रॉब्लम की बात होगी तो प्रॉब्लम कैसे हुई वो बात आएगी। अब देखिए, इंडिया पहला ऐसा देश है जो प्राइमरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रॉपर लेवल पे अचीव किए बिना थर्ड सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर पहुंच गया है। और हम अभी तक डेवलपिंग है, हम डेवलप्ड नेशन नहीं है। जब भारत आजाद हुआ था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर लगाया गया, तब भी अगर कृषि के ऊपर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाता तो भारत आज कहीं और होता, कि हमारी जो बैकबोन है वो कृषि है। और उसके बाद 2002 में प्राइम मूविंग फोर्स है जो कंट्री की इकोनॉमी की प्राइम मूविंग फोर्स, दोबारा से एग्रीकल्चर को बनाया गया। लेकिन अब फिर दोबारा उसी एग्रीकल्चर को रिस्क है। आप देख रहे हो कि एक कॉरपोरेट के हाथ में सारा कुछ जा रहा है, तो सीधी सी बात है जी, जो बीच वाला सिस्टम है, तो एक सुपर हाउस आ गया, बिग माउथ हाउस आ गया, और उसके बाद छोटे छोटे फार्मर्स आ गए। कहा तो ये जा रहा है कि ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनको कोई रिस्क नहीं होगा, लेकिन रियलिटी कुछ हो रहा है। जैसे आपने बताया कि मोदी जी ने ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल को किसी और तरीके से डिफाइन कर दिया, तो जो गांधी जी का आइडिया था वो तो डिसेंट्रलाइज्ड इंडिया का आइडिया था। इट वाज अबाउट रूरल इकोनॉमी, स्मॉल स्केल इकोनॉमी, आर्टिसंस, वर्क क्राफ्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट दिखाई देंगे आपको कहीं? आपको लगता है कि अगर आपको इसके एग्जाम्पल कहाँ मिल रहे हैं बताइए? यहाँ पे तो प्रोक्योरमेंट नहीं होती। आप देखो, चीखे मार के किसान रो रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मक्की तय है, फिर भी उसके ऊपर प्राइस नहीं मिला। इसके ऊपर पीनलाइज्ड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट क्यों नहीं? आपने कहीं देखा है दुनिया में कोई ऐसी सरकार हो जो पॉवर्टी लाइन वालों को खाना खिला के जो बिलो मिडिल क्लास वाले हैं उनकी जेबों में से कटफेट हो रही है? इसके लिए तो सरकार को, यही तो हमारा होना है कि किसान अन्नदाता है उसको विखायत बनाया जाए। कभी नीम कोटेड यूरिया की सब्सिडी दी जाती है, कभी कोई सब्सिडी दी जाती है। हमें सब्सिडी दो ही ना, आप हमें सेल्फ रिलायंट बना दो। आत्मनिर्भर का आइडिया, जैसा आइडिया हमें पसंद है आप वैसा आइडिया दो। कहाँ पे आत्मनिर्भरता है आप बताइए? आत्मनिर्भरता चाहिए किसान को, कि किसान देखिए कोई ज्यादा महंगा नहीं चाहता, किसान इवन मिडिल क्लास के बंदे का भी भला चाहता है। इसकी आपको मैं एक सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं। आप किसी विलेज इकोनॉमी को स्टडी कर लीजिए और आप किसी मेट्रो सिटी की इकोनॉमी को स्टडी कर लीजिए। अब मैं अपने घर पे रहता हूं तो मेरी डाइट आराम से पूरी हो जाती है, मैं स्पोर्ट्स करता हूं, तो
जब मैं चंडीगढ़ जैसे शहर में जाता हूँ तो मुझे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूध महंगा है, दालें महंगी है, फ्रूट महंगा है, सब्जियां महंगी है। छोटे शहर में वो चीजें आराम से मिल जाती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, वही नहीं चीज है। बिल्कुल एक वो ये रोटी रूट मध्यम वर्ग के किसान से जो रिश्ता है वो रोटी का रिश्ता है, और हर जिंदा इंसान को एक रोटी की जरूरत होती है, इसलिए किसान का उसे हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। किसान किन हालातों में मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चल रही हैं। आप मैकडॉनल्ड्स है मान लीजिए, टारगेट क्या है उनका? टारगेट है 100 रुपए वाले एक कस्टमर को कैच करना, ना कि 10-10 रुपए वाले 10 कस्टमर को कैच करना। दिस इज द वे दिस सिस्टम इज वर्किंग एंड दे आर क्रिएटिंग फेक ईगो प्रॉब्लम कि मॉल में जा रहे हैं, और मध्य वर्ग ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पहले तो सस्ता लेंगे, बाद में कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और वैसे भी बात की जा रही है कारोबारी वर्ग की, वैसे भी जो बात की जा रही है, तो इनकम अगर पावर्टी लाइन है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस पढ़ी है, तो पावर्टी लाइन को भी तो डिलिनिएट करना है ना हमने। तो WTO की और हमारी बात सेम है कि आप फार्मर के लिए एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट कर दीजिए कि आपको उनको सब्सिडी देनी ना पड़े। सब्सिडी का मुद्दा ही क्यों आ रहा है? क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करना पड़ता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी क्या है, उसके ऊपर बहुत फसलें हैं जो नहीं मिल पा रही। यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुमोहन भाई। यहाँ हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं एक सवाल है मेरा। जी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी कि जिस MSP की गारंटी दे रहे हैं मक्की की और कई क्रॉप्स की, आपके सामने प्रैग्मेटिकल एग्जांपल्स हैं कि उनका वो रेट नहीं उठाया गया, तो तब इतना डर है। जब MSP है तब फॉलो अप नहीं हो पा रही। तो इन कानूनों के कारण, और सबसे बड़ी बात होती है कि जो किसान है भोले हैं, वो भली बात ही सब कुछ जानते थे और वो अब भी सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो टोन एंड टेम्पो सरकार ने इख्तियार कर लिया है वो उनको नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर वो करना चाहते थे, इसीलिए तो 8 राउंड ऑफ टॉक्स तक आ चुके हैं ना वो। अच्छा, यानी आपका कहना है कि किसानों का रुख सकारात्मक है कानून के प्रति पूरी, लेकिन फिर पूरी तरह रिपील करने की बात क्यों हो रही है? रास्ता तो बीच का भी निकल सकता है। नहीं, मैं सकारात्मक नहीं कह रहा जी, आप मेरी बात को गलत ले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान अपने हकों के प्रति सकारात्मक, और किसान अपनी बात को सही ढंग से रखने के लिए सकारात्मक। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझौता करेंगे यहाँ पे। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन 8 दौर की बातचीत में जब एक बिल्कुल हम इस बात पर दृढ़ प्रतिज्ञा है हमारी कि कानून की वापसी से कम पहले घर वापसी नहीं, ठीक है ना? ऐसी स्थिति में फिर हम बात 8 राउंड की कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो पहले से क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं, कानून की वापसी, घर वापसी हो ना हो, कानून की वापसी नहीं होगी। वो भी इसी रुख को लेके अड़े हुए हैं। तो फिर चर्चा क्या हो रही है? मैं ये थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ। कहाँ रुके हैं वो भी सीधे कहाँ पे हैं, वो भी सीधे कहाँ है? उम्मीद ही तो है ना, एक वो दिए जा रहे हैं, ये लिए जा रहे हैं। जी गुरुमोहन भाई, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा और गंभीर विषय पे जा रहा हूँ। आप लोग 26 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, और अब मेरे को कल परसों एक बाइट सुनने को मिली जोशीले नौजवान की पंजाब के। उन्होंने कहा था आंदोलन में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक गांधीवादी, वो यहाँ आ चुके हैं, और भगत सिंह अब आना स्टार्ट हुए हैं। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि 180 हार्स पावर के ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं कि बैरिकेडेड को किस तरीके से तोड़ा जाएगा, और किस तरीके, तो क्या आप लोग दिल्ली में दाखिल होने के बारे में सोच रहे हैं? और अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले एक चीज बोलता हूँ। आपने भगत सिंह से बात ने जो बम था किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। भगत सिंह खुद फांसी चढ़ गया,
जो देश के लिए जीते हैं ना, वो किसी को नहीं मारते, वो भगत सिंह के जैसे खुद मर जाते हैं। तो वो यूथ भी यही कह रहा होगा कि हम यहाँ पर अन्याय नहीं सह सकते। भगत सिंह ने देश के लिए खुद जान दी है, और भगत सिंह की तस्वीरें जो भारत की कई जगह पे, कई ऑफिस में, दफ्तरों में मिलती हैं, वो शायद, हाँ, उसको रेवोल्यूशनरी कहा गया है। और उसकी जो उम्र थी, उसका जो सोच था, उसका जो नजरिया था, उसने कहा था कि भूरी चमड़ी वाले अंग्रेजों से बच के रहना। और भूरी चमड़ी वाले अंग्रेज अगर आ जाएंगे, भगत सिंह तब भी देश के लिए मरा था, अपने लोगों के लिए मरा था। उसने तब भी शरे बाजार पीठ के ऊपर कोड़े खाए थे। भगत सिंह आज भी घूम रहा है, गया थोड़ी है कहीं भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ो आप, भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ो आप। भगत सिंह वॉन्ट दिस पीसफुल एजिटेशन, बट एट दैट टाइम ही हैज नो अदर वे। और आज के यूथ को भी अगर यही लग रहा है, सड़कों पे है। देखिए, आपको मैं पंजाब की एक बात बता दूं, हमारे पास बहुत किस्से हैं, हमारे पास बहुत कहानियां हैं, शांतमयी बहुत तरीके हैं। हम लोगों ने अपने जिस्म कटवाए हैं, आरओ में चिरवाए गए हैं हम लोगों ने ट्रेनें रोकी हैं, अपने शरीरों को लोथे बना बना कर रोकी है। और आज भी हम वहीं पर खड़े हैं कि अपना हक है जो वो लेके जाएंगे, किसी का हक छीनना नहीं है। यहाँ पे आए हैं, सबको लंगर छका रहे हैं। सरकार को जो कोई एम्बुलेंस आती है, आपने दिल्ली की बात की थी, उसके लिए रास्ता छोड़ देती है। कोई दिल्ली के भाई बहन आते हैं, यहाँ पे सेफ है। और अब तो हरियाणा का भाईचारा साथ में है, मध्य प्रदेश का भाईचारा साथ में है, यूपी का भाईचारा साथ में है, तमिलनाडु का भाईचारा साथ में है, केरला का भाईचारा साथ में है, गुजरात का भाईचारा साथ में, और भी कई भाईचारे हैं, सारे साथ में है। सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसको दिखाई देना चाहिए उसको दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों ने सिंघू बॉर्डर को बिल्कुल गंगो जमन संस्कृति की झांकी बना दी है आपने वहां पर। तो हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे सवाल एक और। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, एक बात है, छोटी सी बात है, कि जहां पे ठगा हुआ सा महसूस करते हैं ना किसान, जो आज तक का इतिहास है, जो आगे हुआ है, तो उनका ये जज्बात कि हम अब नहीं करेंगे, वो उनका जज्बात है, वो उनका तजुर्बा है। अब मुझे कोई कहेगा ना कि खट्टर सरकार को वोट डालो, जब कल को मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा, कल को मेरी दाढ़ी सफेद होगी, अगर मैं तब तक जिंदा रहा, तो मैं आने वाली अपनी पीढ़ी को बताऊंगा था कि ये खट्टर ने, वो जैसे जलियांवाले बाग में डायर था ना, इसने वैसे हमारे बुजुर्गों के ऊपर लाठियां चलवाई थी, इसने अपने देश की ही सरहद को सरहद में बदल दिया था, सड़कें पाट दी थी इसने। मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूंगा। तो क्या पता उनकी क्या कहानी है जिनके कारण वो डर रहे हैं, लेकिन अब भी वो प्यार करते हैं, प्यार बांटने आया यहाँ। सबसे बड़ी बात गुरुमन भाई कि ऐसे आंदोलन को इतने संतुलित, संयमित तरीके से, इतना अनुशासित तरीके से और संगठित तरीके से, जिसमें एक भी आदमी को अभी तक जो खरीदा या बेचा नहीं जा सका है, कुछ लोगों को छोड़ के, लेकिन वो सीधे आपके आंदोलन से जुड़े भी नहीं है। तो ये तो पूरे दुनिया के सामने एक नजारा, एक नजीर पेश हुई है। मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि आगे जो निराशा के हालात हैं, इसमें आप नौजवानों को किस तरीके से ठंडा करके, शांत करके, उनके उनके खौलते खून को संभाल करके, उनकी जवानी को संभाल के सकारात्मक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से प्रदर्शन में और अपने विरोध आंदोलन में जोड़े रखेंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में। तो उसके लिए जैसे आपने एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की, या आप आईटी सेल बनाया, या आप ट्रॉली ट्रैक्टर या फिर ट्रॉली टाइम्स जैसी मैगजीन निकाली, तो ये जो रचनात्मक पक्ष का जो आइडिया है, ये कैसे आया और आपकी उसमें किस तरीके से भूमिका है, ये मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। जी, हमारा जो पंजाब का यूथ है ना, इसका एक गलत कल्ट लोगों के सामने पेश किया।
हाँ, मैं सब खुद उड़ता स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब हूँ। की तरह। देखिए, उड़ता पंजाब उन्होंने बोला, सबने देखी। अब आप यहाँ पे आइए, पढ़ता पंजाब देखिए, खेलता पढ़ता पंजाब पंजाब देखिए नजर आता है। जी। और जी। एक ट्रॉली टाइम्स नहीं, कितनी ही मैगजीन्स हैं यहाँ पे, मोर्चा है, सिख सियासत है, कितने ही लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक नहीं कितनी ही लाइब्रेरीज है। और मैं हर लाइब्रेरी के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ जाता हूँ। कैसे जुड़ जाता हूँ? दर्द एक है। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के एक अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के मित्र हैं, उनकी अलग लाइब्रेरी है, और मेरे आगे दोस्त है, उनकी अलग लाइब्रेरी है। बड़ी बात यह है कि वहां पे जो बैठे हैं वो पूरे केंद्रित तरीके से बैठे हैं। सुबह सुबह वो सड़कों पे होते हैं सफाई करने के लिए, रात को वो पहरा देते हैं कि कोई गलत अंसर बीच में ना घुस जाए। उन्होंने पहरेदार वाले कपड़े पहने हुए। दिन को वो सारा दिन सेवा करते हैं। किसी के बुजुर्ग के पैर की मालिश हो रही है, और कहीं पे लंगर बन रहा है हर तरीके का, और अमन शांति बहाल करने के लिए सब कुछ चल रहा है। पंजाब का यूथ बहुत समझदार है, पंजाब का यूथ स्पोर्ट्स पर्सन है, पंजाब का यूथ पढ़ता है। पंजाब के यूथ को एक गलत रंगत दी गई है, जिस रंगत को मुझे लगता है हम जैसे कई लोगों ने तोड़ दिया है। पंजाब का यूथ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। पंजाब के यूथ को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको उनका मन की बात से कुछ नहीं बनता, उनको भरोसा चाहिए। आई कैन प्रूफ, आप मुझे, मैं गवर्नमेंट के पायलट प्रोजेक्ट्स अगर मुझे दिए जाए विद गारंटी, आई कैन प्रूफ, बट यूथ ऑफ पंजाब कैन डू, बट यूथ ऑफ हरियाणा कैन डू, और बड़ी पिक्चर, बट यूथ ऑफ इंडिया कैन डू। जो इंडिया का रियल यूथ है वो क्या थॉट रखता है। अब पंजाब पे ये आरोप लगा दिया जाता है कि वहां के रिच फार्मर, समृद्ध फार्मर, जिन्होंने बड़ी अकूत संपदा बनाई है, सरकारी पैसे से, एमएसपी के जरिए फायदा उठा के लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, विदेशों तक फैल गए, और बाकी जो दूसरे सूबे हैं उन बेचारों को कुछ नहीं मिला, और आज इसीलिए अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है, आमादा है, और इस भोली सी सरकार को पर दबाव बना रहे हैं, इस बेचारी सी सरकार को जिसके पास पैसे नहीं है। तो ये इस तरीके का जो नैरेटिव है, इसको आप कैसे काउंटर करते हैं भाई? मुझे थोड़ा सा भोली सी सरकार पे हंसी आ गई। कितनी भोली सरकार है, अपने बंदों को लिंच कर रही है। और दूसरा नैरेटिव की बात है ना, आपको हंसी नहीं आती? 80 से ज्यादा किसान मर गए और भोली सरकार, 80 से ज्यादा किसान मर गए, कितने जख्मी हैं, और अब भी लंगर छका रहे हैं, अब भी अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं, ठंड नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे। सरकार बढ़िया फ्लैट्स में बैठी है, अंदर बैठी है, बस बातें सुनाई जा रही है, उनको राउंड टॉक्स के लिए बुलाती है, फिर मोड़ देती है। वो लोग फिर उम्मीद से जागते हैं कि कुछ करेगी हमारा, पीसफुल प्रोटेस्ट आ रहा है, उनकी शांति बरकरार है, और अब भी हंसी आती है कि भोली सरकार है, डिसीव कर रही है उन लोगों को। पॉलिटिकल विल से कैसे सरकार में आए जनाब, क्या क्या इन्होंने प्रॉमिसेस की, क्या क्या वादे किए, किसी को शहजादा बोला और खुद हुक्मरान बन के बैठ गए। प्रधान और सेवक है, अभी भी भोली सरकार है। प्रधान सेवक है, चौकीदार हैं, और आप लोग उनकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो चौकीदारी कर रहे हैं देश की संपत्ति की, आप लोग उसको एमएसपी के रूप में ले लेना चाहते हैं। तो ये कब तक चलेगा, आप बताइए थोड़ा सा। मैं नहीं बोलता, लेकिन मैंने कितनी अखबारों में पढ़ा है, एक कार्टून बना हुआ है कि चौकीदारी चोर है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैंने बहुत जगह पढ़ा कि चौकीदारी चोर है। और जर्नलिज्म कहीं ना कहीं लोगों का भाव ही लिखता है। लेकिन एक बात बताइए, एक शेयर है ना, कहना धुआं बहुत उठदा पिया, अखां सड़ गईयां ने, अज तां अखां सड़ियां ने, खोरे पता नहीं इस धुएं पिछे केड़ा केड़ा सड़िया होगा।
इसका अर्थ आप हिंदी में भी हमारे दर्शकों को बताए तो बहुत अच्छा लगेगा गुरुमोहन। ये एक पंजाबी का शेर है, मैं हिंदी में कहता हूँ कि धुआं बहुत उठ रहा है, आंखें बहुत जल रही है। धुआं आज बहुत उठ रहा है, आंखें आज बहुत जल रही है। कभी तो कहीं तो कोई इस धुएं के लिए राख हुआ होगा, जो धुआं आज तेरी आंखों में चुभ रहा है। कभी तो कोई तो इसके लिए खाक हुआ होगा। क्या बात, आप तो कभी भी हैं गुरुमोहन भाई, और इन हालातों पर आपकी कोई ऐसी रचना हो, अब जो उसकी 4 लाइनें आप शेयर करें जो संवेदना जगा सके उस मध्यम वर्ग के प्रति, जिसको लग रहा है कि हम कि हमारा क्या, हाँ हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, उस मध्यम वर्ग को जगाने के लिए 4 लाइनें आपकी कोई ऐसी हो जो सुनाना चाहें तो अच्छा लगेगा। ये ना एक किसान की संवेदना के ऊपर लिखा था, कभी पंजाबी में लिखा था, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। तू ता मरना है, किसान के लिए लिखा है। तू ता मरना है, चाहे फाहा ले चाहे जिंदा मर। तू ता मरना है, चाहे कर्जे में हड़ चाहे मड़ियों में सड़। सुख वाली जिंदगी नहीं हंडाई जानी, सारी सल्फास जिसको पी के किसान खुदकुशी कर रहे हैं, यहाँ पे भी किया। सारी सल्फास फसलों को नहीं लगाई जानी, कुछ घुट आप पर कुछ घुट आप भर, कुछ पुतले छड़ कुछ बेटे के लिए छोड़ दे। तेरी कबर का सरकारा पैया पट्टन खड़, जो तेरी कबर है ना उसको सरकारें खोदी। तू ता मरना होए पावे फाहा ले पावे जिंदा। किसान ने तो मरना है, चाहे फाहा लेके मरे चाहे ऐसे जिंदगी जी के मरे। तो ये किसान की संवेदना है। बहुत बहुत मार्मिक है, अभिव्यक्ति है गुरुमोहन जी, बहुत अच्छा लगा। और बात करने को तो अभी लगता है कि हमने अभी शुरू ही की है, और अब इंशाल्लाह हम लोग इस बात को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों के समय को देखते हुए गुरुमोहन भाई हम यही रोकना चाहेंगे। आगे भी हम लोग संपर्क में रहेंगे और तमाम मुद्दों पर। आज हमने इसके वैधानिक पक्ष पर, लीगल पक्ष पर, कानूनी पक्ष पर, खेती से जुड़े आर्थिक पक्ष पर चर्चा की। वहां पे जो आपने मिनी इंडिया बना रखा है, एक गंगोजमन का चमन बना रखा है, उसके बारे में आपसे जाना, उस संवेदना को जाना किसान की, जो कहता है कि सल्फास कुछ अपने बच्चों के लिए भी बचा के रख। इससे ज्यादा मार्मिक अभिव्यक्ति गुरुमोहन भाई आपके शब्दों के साथ मुझे लगता है यहाँ पर विराम दे देना चाहिए, और इस एहसास के साथ कि कुछ सल्फास बच्चों के लिए भी छोड़ दें। किसान के संघर्ष के लिए हमारा सलाम। गुरुमोहन भाई आपको भी बहुत बहुत सलाम, और हम लोग फिर मुलाकात करेंगे जल्द ही। चौपाल चर्चा में आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।